हेलो एंड वेलकम टू सिविल्स एग्जाम। आज हम करेंगे चैप्टर 3 जो कि है न्यू एनसीईआरटी जो आई है 9th क्लास की सोशल साइंस की, उसका चैप्टर 3। तो ये है द डायनामिक एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट चेंज। इसके बारे में इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन जो भी एटमॉस्फेयर के हैं और क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वेदर और क्लाइमेट के, और सीजन्स क्या होते हैं और मानसून कैसे आता है इंडिया में, क्लाइमेट चेंज क्या होता है और फ्लड मतलब बाढ़ जो आती है वो क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे कार्बन फुटप्रिंट। तो पहले जो हमारा अर्थ है, हमारी जो धरती है, वो एक एटमॉस्फेयर से ढकी हुई है, वो भी थिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब अगर धरती है उसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है जिसमें हम सांस लेते हैं, और ये एक वाइटल रोल प्ले करता है हमारे जीवन में, क्योंकि इस हवा में ही हम सांस लेते हैं और ये प्रोटेक्ट करता है हमें। जो हार्मफुल सोलर रेडिएशन ऊपर से आती है सन से, उससे प्रोटेक्ट करता है। अगर ये एटमॉस्फेयर ना हो तो ना तो हम सांस ले पाएंगे, और अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। दिन में तो बहुत कोल्ड हो जाएगा, वो ठंडा गर्म हो जाएगा, और रात को बहुत ठंडा हो जाएगा। क्लाइमेट और वेदर में क्या फर्क होता है, तो वेदर जो होता है डे टू डे जो हम देखते हैं उसे कहते हैं वेदर। डे टू डे वेदर को वेदर कहते हैं, और जब वेदर 30 साल या 25 साल का एवरेज निकालते हैं उसे कहते हैं किसी जगह का क्लाइमेट। तो स्ट्रक्चर देखते हैं और कंपोजिशन देखते हैं एयर एटमॉस्फेयर में क्या क्या होते हैं। तो स्ट्रक्चर देखें तो एटमॉस्फेयर जो यूनिफॉर्म नहीं है हर जगह। एटमॉस्फेयर क्या होता है, हवा, ये जो जिस वायुमंडल में हम रह रहे हैं उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है एटमॉस्फेयर का, ये यूनिफॉर्म नहीं होता। हमने अर्थ के एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में बांट रखा है। किस हिसाब से, टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर जो हाइट के हिसाब से चेंज होता है उस हिसाब से हमने बांट रखा है 5 लेयर्स में। वो 5 लेयर कौन से हैं, तो पहला है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा है मीजोस्फेयर, चौथा है थर्मोस्फेयर और पांचवा है एक्सोस्फेयर। तो इसके बारे में पहले इसका डायग्राम देखते हैं। तो ये है अर्थ, ये माउंटेन, तो ये है ट्रोपोस्फेयर, ये इसकी लाइन आपको दिख रही है ट्रोपोस्फेयर। ये सबसे निचली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, जिसकी एवरेज जो हाइट होती है 12-13 किलोमीटर तक हाइट होती है इसकी। ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसकी एवरेज हाइट जो होती है स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर तक जाता है। फिर उसके बाद मीजोस्फेयर होता है, मीजोस्फेयर जो है 80 किलोमीटर तक। फिर उसके बाद आइनोस्फेयर होता है, फिर उसके बाद थर्मोस्फेयर होता है, और फिर उसके बाद एक्सोस्फेयर होता है। तो ये 5 जो है ये लेयर्स होती है। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पे ये डायग्राम है, ये अर्थ है, और अर्थ में हम देखेंगे कि ये है स्ट्रेटोस्फेयर जो 12 किलोमीटर तक होता है, सरफेस से 12 किलोमीटर की हाइट तक होता है स्ट्रेटोस्फेयर। वो ट्रोपोस्फेयर होता है 12 किलोमीटर तक। ट्रोपोस्फेयर से फिर ऊपर की तरफ हम जाते हैं 50 किलोमीटर, तो ये होता है सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर। थर्ड लेयर जो है 80 किलोमीटर तक मीजोस्फेयर, फोर्थ लेयर जो है थर्मोस्फेयर, और उसके बाद एक्सोस्फेयर बाहरी जो स्फेयर एक्सोस्फेयर आ जाता है, जो कि हमारे मतलब एक्सोस्फेयर हम मानते हैं जो भी हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर का एरिया उसे एक्सोस्फेयर कह देते हैं। और उसके बाद स्पेस आ जाता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि थर्मोस्फेयर होता क्या है। तो ट्रोपोस्फेयर होता है, पहला हम देखेंगे ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, जब पोल्स जो होता है, जब अगर हम अर्थ के बारे में देखें कि अर्थ है, तो ये जो पोल्स होते हैं यहाँ पे जो ट्रोपोस्फेयर की हाइट होती है वो 8 किलोमीटर तक होती है, और जबकि इक्वेटर पे जो ये इक्वेटर, इस पे जो ट्रोपोस्फेयर की हाइट है ये 18 किलोमीटर होती है। तो इस तरीके से होता है, पोल्स पे ट्रोपोस्फेयर की हाइट जो होती है वो 8 किलोमीटर की होती है, और जो इक्वेटर है उस पे पोल्स की हाइट जो होती है वो 18 किलोमीटर तक होती है। तो इन दोनों का एवरेज निकाल के लगभग 13 किलोमीटर इसकी एवरेज हाइट होती है। ट्रोपोस्फेयर हमारा जितना भी एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैस है, जितना भी मास है, उसका 75% ट्रोपोस्फेयर में ही है। मतलब ट्रोपोस्फेयर कंटेन करता है 75% मास एटमॉस्फेयर का, और जितने भी गैसेस होती हैं या वाटर वेपर होती है वो सिर्फ, और ग्रीन हाउस गैसेस होती है वो सारी चीजें ट्रोपोस्फेयर में ही होती है। जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं
जैसे कि रेन्स हो गए, क्लाउड्स हो गए, जो थंडर स्टॉर्म्स होती है, ये सब ट्रोपोस्फेयर में ही होती है। और ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर जो क्या होता है, बढ़ने पे टेम्परेचर डिक्रीज करता है। मतलब ट्रोपोस्फेयर में ऐसा होता है कि ये अगर डायग्राम देखें तो ये ट्रोपोस्फेयर है। तो ट्रोपोस्फेयर ये जो है जमीन पे जो होगी, अर्थ सरफेस पे जहां हम रह रहे हैं वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगी, जैसे मान लेते 40 डिग्री होगी, तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर घटते जाएगी। यहाँ 30 डिग्री, फिर और ऊपर गए 20 डिग्री, फिर और ऊपर गए 10 डिग्री। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है डिक्रीज होती रहेगी। यानी ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होती है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। और रेट क्या होता है उस डिक्रीज होने का, तो 1 डिग्री टेम्परेचर रिड्यूस होता है हर 165 मीटर ऊपर जाने पे। मतलब हम जितना 165 मीटर ऊपर की तरफ जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर रिड्यूस होता जाएगा, और इसी को कहते हैं लैप्स रेट। ठीक, और यही ट्रोपोस्फेयर है जो लाइफ को सपोर्ट करती है, ये लेयर। और सारे वेदर और क्लाइमेट चेंज जो होते हैं इस ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। और यही मेन ह्यूमंस के लिए सबसे मेन जो लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर ही है। ठीक, और ट्रोपोस्फेयर के बाद ट्रोपोस्फेयर की हाइट क्या होती है, इक्वेटर पे 18 और पोल्स पे 8 किलोमीटर, एवरेज 13 किलोमीटर। और ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं वैसे टेम्परेचर घटता जाता है। ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है सेकंड लेयर, ये लेयर जो है अबव है ट्रोपोस्फेयर के ऊपर, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं ट्रोपोस्फेयर के, एक मिनट, ट्रोपोस्फेयर के जो ऊपर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है, और ये इसमें क्या होगा, टेम्परेचर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम इसमें ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाता है और वार्म होता जाता है। ठीक, और ये कहाँ तक है फैला हुआ है, तो 50 किलोमीटर अर्थ के ऊपर तक जाएंगे तो वहां तक ट्रोपोस्फेयर होता है, जो कि ये रहा 18 इक्वेटर पे 18 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर, अब 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर होता है। स्ट्रेटोस्फेयर जो है उसमें बहुत कम मॉइस्चर होता है और बहुत डस्ट होता है, मतलब बहुत मिनिमम एयर होता है यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में। और इसीलिए जो हवाई जहाज है वो स्ट्रेटोस्फेयर से उड़ते हैं, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में बहुत मिनिमम मॉइस्चर और मिनिमम एयर होता है। अब हम देखेंगे कि ओजोन लेयर कहाँ होता है, तो ओजोन लेयर जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर में ही होता है। और ओजोन लेयर करता क्या है, तो ओजोन लेयर करता है हमें हार्मफुल यूवी रेज जो सन से आती है उससे हमें बचाता है, उसे सोख लेता है ओजोन। ओजोन गैस क्या होती है, O3 होती है, O3 गैस को ओजोन गैस कहते हैं। ये जो सन से आने वाली जो यूवी रेज होती है उसे रोक लेता है, और इसलिए ओजोन लेयर जो है ये प्रोटेक्ट करता है हमारी लाइफ को अर्थ पे। कैसे, तो ये हार्मफुल यूवी रेज को रोक लेता है। फिर इसके बाद मीजो लेयर आता है, मीजोस्फेयर जिसे कहते हैं। तो पहले आया ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होता है मीजोस्फेयर। तो ये लेयर जो होता है ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होता है। और कहाँ तक इसकी हाइट होती है, तो इसकी हाइट होती है 80 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से ऊपर। ठीक, और इसमें क्या होगा, टेम्परेचर इसमें भी सेम ट्रोपोस्फेयर की तरह जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटता जाता है मीजोस्फेयर में। और मेट्योर्स जो होते हैं, मेट्योराइट जो उल्का पिंड होते हैं, वो मीजोस्फेयर में ही आते हैं और यहीं पे जलते हैं फ्रिक्शन की वजह से। तो अर्थ पे जितनी भी मेट्योराइट जो होते हैं वो यहीं आके जलते हैं। फिर मीजोस्फेयर के ऊपर होता है आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर को कहते हैं थर्मोस्फेयर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं बढ़ते जाता है। आइनोस्फेयर में क्या होगा, टेम्परेचर जैसे ऊपर जाएंगे और बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। ठीक, तो इसे कहते हैं थर्मोस्फेयर। और ये कितने तक होता है, मतलब इसकी हाइट क्या होती है, 450 किलोमीटर तक होती है। और इसी थर्मोस्फेयर में एक आइनोस्फेयर, इसे ही आइनोस्फेयर भी कह देते हैं या थर्मोस्फेयर इसका नाम होता है, लेकिन इसमें एक आइनोस्फेयर नाम की छोटी सी लेयर होती है। और वहीं पे रेडियो गैस, जो रेडियो ट्रांसमिशन जो कराया जाता है वो इसी में होता है। ये हॉटेस्ट लेयर, मतलब सबसे गर्म लेयर जो एटमॉस्फेयर की होती है वो आइनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर होती है। एक ही होती है, इसमें जो मैक्सिमम भाग जो है ना आइनोस्फेयर इसमें होता है थर्मोस्फेयर में, इसलिए इसे आइनोस्फेयर ही कह देते हैं।
रेडियो ट्रांसमिशन जो हमारा टीवी का होता है वो इसी में होता है। तो अब इसे डिटेल में थोड़ा समझते हैं कि सबसे पहले तो आती है ये ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर सबसे निचली लेयर होती है जो कि 13 किलोमीटर लगभग इसकी एवरेज हाइट होती है, 13 किलोमीटर। तो सबसे निचली है। सारी जो भी अर्थ का एटमॉस्फेयर हम देख रहे हैं यहाँ पे जो बादल ये आपको दिख रहे हैं, ये ट्रोपोस्फेयर में ही बादल होते हैं। प्लेन्स भी जो होते हैं मैक्सिमम ट्रोपोस्फेयर में ही उड़ते हैं, और पोल्यूशन गैस सब ये ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। ट्रोपोस्फेयर के बाद कौन सी आती है? स्ट्रेटोस्फेयर। ये स्ट्रेटोस्फेयर जो है, ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है, ये जो स्ट्रेटोस्फेयर दिख रहा है आपको, ये 50 किलोमीटर तक होता है। और इसी स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर होती है जिसे ओजोन लेयर कहते हैं। और ये ओजोन लेयर क्या करती है? ये हमें बाहर जो रेडिएशन होता है सूरज का उससे बचाती है। इसके बाद 80 किलोमीटर तक में आता है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर क्या होता है? यहाँ पे उनका पिंड आके मेटेओराइट्स आके जलते हैं मीजोस्फेयर में। फिर आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर की जो को ही आयनोस्फेयर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि रेडियो जो वेव होती है यहाँ से ट्रांसमिट होती है। फिर इसके बाद आता है एक्सोस्फेयर। ठीक, तो फिर उसके बाद देखें तो एक्सोस्फेयर आता है। एक्सोस्फेयर क्या होता है? जो आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर की, उसे कहते हैं एक्सोस्फेयर। और इसमें मिनिमम मतलब वो होते हैं, कोई भी गैस नहीं होती इसमें, बस कुछ कुछ हमें हाइड्रोजन और हीलियम के गैस पाए जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि इतनी ऊंची गैस कोई जा नहीं सकती। इस वजह से वो ग्रेविटी की वजह से गैस जो होती है नीचे के लेयर में ही ट्रैप होती है। इसके बाद हम देखें कंपोजिशन एटमॉस्फेयर की क्या क्या है। तो अगर हम अपने एटमॉस्फेयर को देख लें तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो है लगभग 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन जो है 21% है। इसके बाद थर्ड नंबर पे क्या आता है? तो आर्गन। आर्गन 0.93% है। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या है? तो फोर्थ नंबर पे है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% है। इसके बाद बाकी जितनी भी गैस है वो टोटल मिला के 0.04% है। तो 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 और अदर गैसेस को मिला के 0.4। तो ये एटमॉस्फेयर और ये एटमॉस्फेयर जो हमारा जितना देखिए इसका 90% जो मतलब कि लगभग 100% कह सकते हैं। ये मैक्सिमम हाइट कितने तक हमें एटमॉस्फेयर मिलता है? तो ये सिर्फ 90 किलोमीटर तक। 90 किलोमीटर के बाद बहुत मिनिमम गैस बचता है, उसके बाद उससे ऊपर कोई गैस जाती नहीं है। तो अगर ये अर्थ का मान लेते ये सरफेस है, अर्थ सरफेस, तो 90 किलोमीटर ऊपर तक ही ये हमें एटमॉस्फेयर मिलता है। इसके बाद एटमॉस्फेयर नहीं होता। और मीजोस्फेयर कहाँ तक था? तो 80 किलोमीटर तक मीजोस्फेयर, मतलब मीजोस्फेयर के बाद जो हल्का है बस वहीं तक ही एटमॉस्फेयर होता है। तो कौन कौन सी मेजर गैस होती है? तो पहली गैस हमने देखी 78% क्या थी? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है लार्जेस्ट कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर का, सबसे बड़ा जो गैस है नाइट्रोजन ही सबसे ज्यादा। ये क्या होता है? ये बर्निंग जो होती है ना, उसको आग बुझाने के काम आता है। मतलब अगर जब कहीं पे नाइट्रोजन है तो वहां पे आग नहीं लगेगी, और ना ही ये रेस्पिरेशन के काम आता है। मतलब इसमें हम सांस भी नहीं ले सकते, और कहीं अगर आग लगी, हमने नाइट्रोजन डाल दिया तो आग बुझ जाएगी, तो आग भी नहीं लग सकती। और ये क्या करती है? ऑक्सीजन की इंटेंसिटी को कम करती है। ऑक्सीजन का इंटेंसिटी, ऑक्सीजन जो होता है ये आग लगाने में ज्यादा उपयोगी होता है। मतलब आग तभी लग सकती है जब कोई चीज ऑक्सीजन के बिना आग लग ही नहीं सकती, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है आग को। फिर इंपॉर्टेंट देखें तो नाइट्रोजन का क्या इंपॉर्टेंट होता है? तो खाद, जो सॉइल्स, जो नाइट्रोजन रिच सॉइल्स होती है वो खेती के लिए बढ़िया होती है, एग्रीकल्चर के लिए बढ़िया होती है। और हमारे जो प्रोटीन जो है, प्रोटीन भी नाइट्रोजन से ही बनता है, अमीनो एसिड जो है, और इसीलिए हमारे जो फूड है इसमें नाइट्रोजन की जरूरत होती है। फिर ऑक्सीजन जो है सेकंड नंबर पे 21% गैस, ये सेकंड मोस्ट अबेंडेंट गैस है, क्योंकि पहले नंबर पे तो नाइट्रोजन है। ये क्यों जरूरत होती है? तो ह्यूमंस और एनिमल्स को इसकी जरूरत होती है सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। और बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती, यानी आग कहीं लगानी है फायर के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए।
और किसी चीज में ऑक्सीडेशन प्रोसेस करना, जैसे आयरन में जंग लगता है, तो वो भी आयरन के बिना होगा नहीं। जैसे दूध दही ये खट्टे हो जाते हैं, ये भी ऑक्सीडेशन की वजह से होते हैं, तो उसके लिए भी आयरन की जरूरत होती है। तो बिना ऑक्सीजन के अर्थ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, ना ही कहीं पे आग लगेगी, ना ही कोई इंडस्ट्री बनेगी, ना ही एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। थर्ड नंबर पे जो गैस है वो है आर्गन 0.93%। ये केमिकली इनएक्टिव गैस है और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस में भी पार्ट नहीं लेता है। तो ये आर्गन यूज कहाँ होता है, तो ये यूज होता है इलेक्ट्रिकल बल्ब में या वेल्डिंग में। इम्पोर्टेंट क्या है कि ये एटमॉस्फेयर का बैलेंस बनाने में काम आता है और प्रिवेंट करता है ये जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। कहीं भी कोई केमिकल रिएक्शन अगर वहाँ आर्गन डाल दे तो ये केमिकल रिएक्शन को स्लो कर देगा। ये फूड को प्रोटेक्ट करने में भी काम आता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत कम क्वांटिटी में है अर्थ पे, लेकिन ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्लांट को चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस करने के लिए। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए अर्थ के टेम्परेचर को गर्म रखने में भी ये मदद करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करके। और ये निकलता कहाँ है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसे पेड़ पौधे जो है ये सांस जब छोड़ते हैं उन तो उसमें ये लोग पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं सांस में और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तो उससे निकलता है। प्लस अगर हम किसी फ्यूल को बर्न कर दें तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। दुनिया में हर चीज कार्बन से बनी है, कोई भी ऑर्गेनिक चीज को हम जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सपोर्ट करता है प्लांट लाइफ को और हेल्प करता है ग्लोबल टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। अदर कंपोनेंट देखें तो एटमॉस्फेयर में और क्या क्या है, तो एटमॉस्फेयर में और क्या है, तो एटमॉस्फेयर में है वाटर वेपर। वाटर वेपर 0% से लेके 4% तक हो सकता है एटमॉस्फेयर में, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है। और ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है कि किस जगह की वाटर वेपर में किस जगह के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर ज्यादा है या कम। ये क्या करता है, ये ह्यूमिडिटी पैदा करता है। जैसे मानसून में हम जो हल्की नमी देखते हैं वो वाटर वेपर की वजह से होती है। ये हेल्प करता है बादलों के बनने में, जैसे क्लाउड्स के बनने में, बारिश को, और फिर फॉग ड्यू इन सब के बनने में। कैसे, तो अगर ये अर्थ का सरफेस है और ये एटमॉस्फेयर है, जो भी है ये एटमॉस्फेयर है, तो इसमें वाटर वेपर क्या होगा, गर्म पानी जो है गर्म होकर भाप बनेगी, उसे वाटर वेपर कहेंगे। अब ये भाप कहाँ है, ऊपर जाएगी, ये ऊपर जाती रहेगी, ये ऊपर जाती रहेगी, और ये ऊपर जाके क्योंकि ऊपर जाते जाते यहाँ का टेम्परेचर घटता है, जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फीयर में हमने देखा, जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर घटता जाता है, तो यहाँ टेम्परेचर घट जाएगा। कितना घट जाएगा, घट के माइनस में चला जाएगा। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट जो वेपर के रूप में गया, भाप के रूप में गया पानी ऊपर, ये क्या होगा, यहाँ पे जाके छोटे छोटे बर्फ के कण में बदल जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बिल्कुल कम है। जैसे टेम्परेचर माइनस में चला गया, 0 से नीचे चला जाएगा, वैसे ही ये पानी जो वाटर वेपर है ये बन जाएगा आइस में, और फिर ये आइस जो बन बन के बादल का रूप ले लेंगे। और जब इनकी एक टाइम पे जाके वेट बहुत ज्यादा भारी हो जाएंगे, ये नीचे आएंगे तेजी से, और जब ये तेजी से नीचे आएंगे तो क्योंकि ऊपर जाते हैं टेम्परेचर घटता है, लेकिन नीचे आते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये वापस आइस में से वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे और बारिश होने लग जाएगी। ठीक, तो ये एक तो वाटर वेपर क्या करता है, ये वेदर और क्लाइमेट में इंपॉर्टेंट रोल बनाता है। ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो होती है कि भाप बना, ऊपर गया पानी, फिर बादल बना, बादल जाके कहीं बरसेगा, फिर पानी गिरेगा, फिर यही प्रोसेस सेम होगी। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में ये मदद करता है, यही इसी की वजह से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है। और इससे क्या होता है, वाटर जो है ओशन से निकलता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर जमीन पे आता है, फिर वापस रिवर के माध्यम से ओशन में चला जाता है, और ये प्रोसेस रिपीट होती है। और एटमॉस्फेयर में क्या है, तो एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे कि स्मोक्स होते हैं, स्मोक एक तरीके का धुआं, पोलन होते हैं, छोटे छोटे जो पेड़ पौधे के जो छोटे छोटे वो होते हैं पोलन, उसे कहते हैं
छोटे छोटे जो रेसे होते हैं उसे कहते हैं पोलन। सॉल्ट्स होते हैं कई तरीके की हवा में। सॉइल्स जो होते हैं छोटे छोटे सॉइल्स जैसे धूल के कण वो भी होते हैं हवा में। फिर देखिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ओजोन, ओजोन जो है ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ओजोन कहाँ था, किस लेयर में था, तो हमें पता है कि पहली लेयर क्या थी, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद क्या आई थी, स्ट्रेटोस्फेयर, और इसी स्ट्रेटोस्फेयर में होता था ओजोन। ओजोन की केमिकल फॉर्मूला ओजोन का क्या, O3, और ये करता क्या है ओजोन, जो अल्ट्रा वायलेट हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज है इसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और इससे क्या होता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है स्किन कैंसर से या जेनेटिक डैमेज से, क्योंकि यूवी रेज होती हैं, यूवी रेज ये हमारे डीएनए को खराब कर देती है। तो एटमॉस्फेयर जो है केयरफुली बैलेंस मिक्सचर है गैस का, वाटर वेपर का और डस्ट पार्टिकल का, और हर कोई कुछ ना कुछ अपना स्पेसिफिक रोल है उसका, जो मदद करता है हमारे जीवन को बनाने में, हमारे जीवन के सर्वाइवल में। फिर नेक्स्ट है कि एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। तो क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वेदर और क्लाइमेट के, तो वेदर हमने देखा क्या, डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर को कहते हैं वेदर, जैसे आज क्या एटमॉस्फेयर की कंडीशन है, कल क्या है, और जब इसी इसी कंडीशन को हम 20-25 साल लगातार मॉनिटर करें और उसका एवरेज निकालें तो उसे कह देंगे क्लाइमेट। जैसे कि राजस्थान जो है उसमें डेली 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 कभी गर्मी पड़ती होगी, हो सकता है कभी तेज बारिश भी आए, हो सकता है कभी बारिश ना आए, कभी आंधी आए, तूफान आए, लेकिन जो 25-30 साल का एवरेज निकालेंगे, 25-30 साल लगातार देखेंगे और एवरेज निकालेंगे तो हमें पता चलेगा राजस्थान जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और ये रेतीला इलाका है मैक्सिमम। तो एलिमेंट जो देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट है जिसकी वजह से हम वेदर और क्लाइमेट को नापते हैं, कि कैसे पता लगा कि कहाँ पे क्लाइमेट क्या है, कहाँ का वेदर क्या है। तो पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है फंडामेंटल यूनिट होता है क्लाइमेट और वेदर के लिए, ये बताता है कि उस जगह पे जहाँ पे है हम टेम्परेचर नाप रहे हैं वहाँ कितनी गर्मी है या कितनी ठंडा है, और ये हेल्प करता है साइंटिस्ट को कि लॉन्ग टर्म में वहाँ पे क्लाइमेट कैसा रहने वाला है। ये कैसे नापते हैं टेम्परेचर को, थर्मोमीटर से नापते हैं, और थर्मोमीटर किस में नापता है, तो डिग्री सेल्सियस में नापता है। ये क्या करता है, ये अफेक्ट करता है उस जगह के एयर प्रेशर को, विंड को और रेनफॉल को। हम क्यों नाप, टेम्परेचर की वजह से वहाँ का एयर प्रेशर जो होता है, विंड होता है और रेनफॉल, तीनों टेम्परेचर की वजह से ही कंट्रोल होती है। क्यों, कैसे कंट्रोल होती है, कि जैसे ये एक अर्थ सरफेस है और यहाँ पे बहुत ज्यादा, मान लेते हैं राजस्थान का है, यहाँ पे सनरेज आ रही है, बहुत ज्यादा सनरेज पड़ रही है, तो सनरेज अगर ज्यादा पड़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पे सरफेस पे गर्मी पड़ेगी, है ना, तो गर्मी पड़ेगी तो क्या होगी, यहाँ पे गर्मी पड़ने की वजह से जो यहाँ पे जो गैस है ये गर्म होगी और यहाँ पे जो पानी भी है वो भी गर्म होगा। तो ये क्या, पानी जो है ऊपर की तरफ उठेगा और यहाँ पे जाके बादल बनेंगे और फिर बारिश होगी, वो तो और बारिश आगे जाके, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये गर्म पड़ी तो यहाँ की हवा भी तो गर्म हो जाएगी, और जब हवा गर्म होती है तो यहाँ पे गर्म हवा है, मान लीजिए पीछे कहीं पे ठंडी हवा है, तो हमेशा क्या होगा, ठंडी हवा जो है गर्म हवा की जगह लेना चाहती है। गर्म हवा होगी तो ऊपर उठेगी, तब ये जो गर्म हवा है क्या होगी, गैस के पार्टिकल जैसे गर्म होंगे हल्के होंगे, तो हल्के होने के बाद ये गैस के पार्टिकल क्या है, ये ऊपर की तरफ जाएंगे, और जैसे ये ऊपर की तरफ जाएंगे इसकी जगह ठंडी हवा तेजी से आएगी, तो यहाँ क्या होगा, यह तेजी से आंधी आने लगेगी। इसलिए गर्मी के समय में लू जो होता है वो चलता है। क्यों, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे सरफेस होता है, हवा यहाँ से सनरेज पड़ती है, यहाँ पे गर्म होता है ये हवा गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ उठने लगती है क्योंकि गर्म हो गई। अब इस गर्म हवा की जो खाली जगह बची इसको ठंडी हवा पीछे से आके भरने लगती है और ये तेजी से आती है, तो इसे आंधी कहते हैं। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि वहाँ पे विंड कैसे चलेगी, और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा वहाँ रेनफॉल कैसे होगी। अगर यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, पानी अगर ठीक ठाक है यहाँ पे, तो ये पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जाएगा, बादल बन के फिर बारिश होगी। लेकिन अगर यहाँ पानी है ही नहीं तो फिर ऊपर जाएगा क्या, कुछ नहीं जाएगा, तो यहाँ पे रेगिस्तान जैसा हो जाएगा, गर्म मौसम हो जाएगा जैसे राजस्थान में। ठीक, फिर नेक्स्ट है
इसी में है कि टेम्परेचर रेंज क्या होता है। तो टेम्परेचर रेंज क्या होता है कि हम इसमें नापते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर उस दिन कितना रहा और मिनिमम टेम्परेचर कितना रहा। इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस होते हैं उसे कहते हैं टेम्परेचर। जैसे राजस्थान का हम एग्जाम्पल ले तो दिन में वहाँ मान लेते हैं दिन में वहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस रहा और रात होती वहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस चला गया। तो टेम्परेचर रेंज क्या है, इन दोनों का डिफरेंस मतलब 45 डिग्री। तो मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर के तो जब बीच का जो होता है उसे कहते हैं अंतर, जो होता है उसे कहते हैं टेम्परेचर रेंज। और मीन डेली टेम्परेचर क्या होता है, जो एवरेज टेम्परेचर अगर हम लेंगे दिन का उसे कहते हैं मीन डेली। मान लेते हैं कोई एक इलाका हरियाणा, वहाँ पे बिल्कुल रात को टेम्परेचर रहता है 10 डिग्री मिनिमम और दिन को मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है 40 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 40 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो संख्या है तो कितना आएगा 25 डिग्री। तो यहाँ का मीन डेली टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास रहता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो कोई भी चीज जो है ग्रेविटी अपनी जैसी है, एक मिनट इसको डिलीट, इसको जैसी अर्थ सरफेस है, अर्थ है ये, तो अर्थ क्या होगी ग्रेविटी लगाती है, ग्रेविटी की वजह से कोई भी चीज अर्थ की तरफ खींचे चले जाती है। तो अगर अर्थ के ऊपर जैसे ये अर्थ है तो अर्थ के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर भी होगा तो उसे भी तो खींच रही होगी अपनी तरफ, और इस एटमॉस्फेयर का जो वजन है ये जो हम पे पड़ रहा है इसे ही कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, पर हम अवेयर नहीं होते, हमें लगता है हमें कुछ पता नहीं चलता। क्यों? इसका रीजन ये है कि हमारा जो शरीर के अंदर जो ब्लड है वो भी इतना ही प्रेशर एटमॉस्फेयर पे लगाता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है जनरली हायर होता है कहाँ पे, अगर हम सी लेवल पे जाएं। सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ज्यादा क्यों होगा, तो उसका रीजन है, और उसका रीजन क्या है कि जब हम सी लेवल पे जाएंगे तो सी लेवल जो धरती पे हमने देखा था प्लेट टेक्टोनिक के टाइम, सी लेवल जो होता है ये बिल्कुल निचला स्तर होता है, इसके ऊपर आता है ये प्लेन, ऐसे प्लेन से थोड़ा सा ऊपर होता है हिली एरिया, और हिली एरिया से थोड़ा ऊपर होता है माउंटेनियस एरिया, और फिर माउंटेन। ये तो सी लेवल जो सबसे कम होगा। अगर एयर सरफेस मान तो सबसे ज्यादा जो ग्रेविटी अगर लगेगी तो कहाँ लगेगी, सबसे ज्यादा एयर कहाँ पे आए, यहाँ पे देखिए कि अगर इतना एयर है, ये एयर है, तो अगर कोई बंदा यहाँ खड़ा है तो उसके ऊपर सिर्फ इतने से एयर का प्रेशर लग रहा है। अगर इस माउंटेन पे खड़ा है सिर्फ इतने से एयर का प्रेशर लग रहा है। वहीं अगर कोई यहाँ पे खड़ा है प्लेट्यू पे तो उसके ऊपर इतने एयर का प्रेशर है, जो ये प्रेशर इतना है। अगर कोई इसके नीचे हिल्स पे खड़ा है तो उसके ऊपर इतने प्रेयर जो इतना एटमॉस्फेयर इसका प्रेशर है। कोई प्लेन पे है तो उसके ऊपर इतने एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, जो ये दिख रहा है ये सारा। लेकिन कोई सी पे खड़ा है तो अर्थ के लोएस्ट मोस्ट जो एरिया है वहां पे खड़ा है तो उस पर सबसे ज्यादा इतने एयर का प्रेशर होगा, ऊंचाई भी ज्यादा होगी। तो इसलिए हम लोग अभी कहाँ पे, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली अरावली की पहाड़ियों पे, तो हम लोग एक तरीके से इतने ऊंचे पे तो है एटलीस्ट। तो ये रीजन है कि जो सी में होता है सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। तो प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा अर्थ पे, तो सी लेवल पे होगा। अगर उससे भी नीचे जाएगा तो होगा ही, लेकिन सी लेवल पे होगा, जैसे कोस्टल एरियाज हो गए। ठीक, फिर उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं प्रेशर कम होता जाएगा, क्योंकि एयर का जो मास है वो कम हो रहा है, और एयर जो है वो भी कम होती जाएगी ना फिर, क्योंकि हमने देखा कि एयर जो है 90 किलोमीटर तक ही है, उसके ऊपर एयर नहीं है। गैसेस भी कम होती जाएगी, और जैसे जैसे एयर कम होता जाएगा ऑक्सीजन भी कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे पहाड़ों पे तो ऑक्सीजन भी कम होता जाएगा, और इसीलिए ऑक्सीजन जैसे जैसे कम होता जाएगा, इसीलिए जब हम पहाड़ पे जाते हैं तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। हमने ये देखा कि 75% जो एटमॉस्फेयर है वो ट्रोपोस्फेयर में, लेकिन इस ट्रोपोस्फेयर का 90% जो एटमॉस्फेयर है ना वो सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर के अंदर में, 4-5 किलोमीटर के रेंज में ये सारा का सारा वो आ जाता है। 4-5 सिर्फ 4 से
4 से 5 किलोमीटर के बीच में 90% जो एटमॉस्फेयर है ये आ जाता है। इसलिए अब हम जब माउंटेन पे चढ़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए हिमालयन माउंटेन पे, तो हिमालय की हाइट है 8 किलोमीटर, तो इसलिए हम देखते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है सिर्फ एल्टीट्यूड के साथ चेंज नहीं होता, वहाँ के वेदर के साथ भी चेंज होता है। प्रेशर जो होता है कभी कभी कम हो जाता है, कभी कभी ज्यादा होता है, क्योंकि प्रेशर जो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी, सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता कि हम एल्टीट्यूड कितना है। एल्टीट्यूड के हिसाब से हमने देखा था कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। कैसे करता है तो वो भी हमने एक मिनट दोबारा देख लेते हैं। अगर ये अर्थ सरफेस है और अगर ये बहुत गर्म इलाका है तो यहाँ के ऊपर की टेम्परेचर क्या होगी, वो ज्यादा गर्म हो जाएगी, क्योंकि सनरेज आएगी इसे गर्म करेगी, गर्म करते ही क्या होगी, ऊपर उठेगी। अब जब यहाँ की सारी हवा ऊपर उठ गई गर्म होने के कारण, तो क्या आएगी, यहाँ पे जो ठंडी हवा है वो यहाँ आ जाएगी। ठंडी हवा क्या होगी, इसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्योंकि गर्मी ज्यादा होगी तो टेम्परेचर बढ़ गया, तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद ये हवा ऊपर उठ जाएगी। ऊपर उठने से क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर बिल्कुल कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो इसे कहेंगे लो प्रेशर एरिया, और इसी वजह से प्रेशर इस पे भी डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, तो यहाँ बेशक यहाँ पे ठंडी हवा आ जाएगी, लेकिन क्योंकि यहाँ गर्मी आती रहेगी तो यहाँ का प्रेशर हमेशा कंपैरेटिवली अलग दूसरे इलाकों से कम होगा। और हम एयर प्रेशर को फिर नापते किससे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो नापा जाता है उसे कहते हैं बैरोमीटर। ठीक, तो सी लेवल पे जो है एवरेज जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता है 1013 MB, और या फिर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उसे कहते हैं। प्रेशर जब 1000 मिलीबार से कम हो जाता है तो ये कहते हैं, ये सिग्निफाई करता है कि यहाँ पे डिप्रेशन है या लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है। विंड क्या होती है, विंड जो होती है जब हवा मोशन में होती है उसे विंड कह देते हैं। जब एयर मोशन में होती है उसे विंड कहते हैं। जब एयर एक जगह से दूसरे जगह चलती है तो उसे कहते हैं विंड। और एयर चलती कैसे, एयर तभी चलेगी जहाँ पे प्रेशर डिफरेंस होगा, नहीं तो एयर चलेगी नहीं। मान लीजिए यहाँ पे हाई प्रेशर एयर है और यहाँ पे लो प्रेशर एयर है, तो ये लो प्रेशर जहाँ पे होगा वहीं खींची जाएगी हाई प्रेशर एयर, क्योंकि लो प्रेशर एयर गर्म होगी और ये ऊपर की तरफ उठने लग जाएगी और इस जगह को भरने के लिए हाई प्रेशर विंड चलेगी। और फिर जब ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाके ये ठंडी हो जाएगी। ठंडी, अब देखते हैं इसको भी एक डायग्राम से देख लेते हैं पहले। एक मिनट कहीं पे जगह हो तो, जैसे देखते हैं कि होगा क्या। जैसे मान लेते हैं ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ है गोल, और ये इसका इक्वेटर है, और ये लाइन ऑफ कैंसर, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो एरिया है ये सबसे पास है सन के, यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है। फिर ये पोल है, तो अब होगा क्या कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा, यहाँ की गैस उठेगी, यहाँ की गैस उठ रही है, और ये गैस उठ के क्या होगी, आगे की तरफ जाने लगेगी जहाँ ठंडा इलाका होगा। और नीचे क्योंकि ये गैस यहाँ से उठ गई, एक मिनट इसे दूसरी तरीके से समझा देता हूँ। तो ये अर्थ सरफेस है, ये पूरा अर्थ सरफेस है और ये वाला जो एरिया ये इक्वेटर वाला है, ये वाला जो इतना एरिया है ये इक्वेटर वाला है। फिर इसके बाद ये कैप्रिकॉर्न वाला है, इसके बाद ये पोल वाला है। तो इक्वेटर पे क्या होगा, सूरज की रोशनी पड़ेगी, तेजी से पड़ रही है, इससे क्या होगा, यहाँ पे जो गैस है ये गर्म होगी, गर्म होने की वजह से क्या होगी, ये उठ जाएगी, ये उठ गई, सारी गैस उठ गई ऊपर, गर्म हुई उठी। और यहाँ पे जो गैस है अब ये क्या होगी, इस तरफ जाएगी, क्योंकि ठंडी गैस है और ठंडी गैस हाई प्रेशर लगाती है, क्योंकि जितना मॉलिक्यूल ठंडा होता है वो जमीन के करीब रहेगा, उस पर ग्रेविटी ज्यादा रहेगी। ठंडा होगा तो चिपक के रहता है, जितना गर्म होता है मॉलिक्यूल्स अलग होते जाते हैं उसके, और अलग होने की वजह से हल्के होते उठते जाते हैं। अब ये उठेगी, लेकिन ऊपर का टेम्परेचर तो ठंडा है, तो फिर ये हवा के साथ इस तरफ जाएगी वापिस ठंडे इलाके, क्योंकि अभी भी ऊपर तो यहाँ पे ज्यादा ठंडी है इस जगह के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे तो सनराइज आ रही है। ये धरती पे जो सरफेस है इस जगह, इसकी अपेक्षा ऊपर ठंडी है, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर कम हुआ, जैसे जैसे ऊपर गए टेम्परेचर कम हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा ठंडा इलाका ये है, तो ये हवा इस तरफ भागेगी और ठंडी होने के लिए।
और जब यहाँ पे ठंडी हो जाएगी तो ठंडी होने की वजह से भारी हो जाएगी वो हवा और फिर नीचे आ जाएगी, नीचे आएगी और तब तक ये हवा जो यहाँ पहुंची थी ये फिर से ये गर्म हो जाएगी और फिर ये उठेगी और फिर ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। तो ऐसे क्या होता है, एटमॉस्फेयर जो प्रेशर बनता रहता है और ऐसी ही विंड जो है बनती रहती है। स्पीड और डायरेक्शन की बात करें तो विंड जो है हम नापते हैं किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में। ठीक, फिर बाकी वेदर फॉरकास्ट कैसे किया जाता है, एविएशन सेलिंग कैसे होती है, ये सब चीजें विंड को ही देख के की जाती है, उस पर्टिकुलर प्लेस के विंड को। नेक्स्ट जो है वो है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, बारिश। तो बारिश क्या होता है, ये हम देखते हैं कि 30 mm बारिश अगर इसको देखें कि बारिश जो होती है इसे हम मिलीमीटर में नापते हैं, कहीं पे भी बारिश होगी तो उसे मिलीमीटर में नापते हैं और जिससे नापते हैं उसे कहते हैं रेन गॉज। तो हम रेन गॉज से नापते हैं बारिश कैसे होती है और क्या होती है। तो पहले हम देख लेते हैं बारिश, हमने देखा था कैसे होती है, एक मिनट दोबारा से देख लेते हैं। तो होता यह है कि अगर अर्थ सरफेस है तो होगा क्या कि यहाँ पे सनरेज पड़ेगी, कहीं से भी सनरेज आएगी और सनरेज आने की वजह से क्या होगा, यहाँ की जो टेम्परेचर है, यहाँ की जो हवा है वो गर्म होगी। हवा में जितने भी वेपर्स के पार्टिकल, हवा भी गर्म होगी और अगर यहाँ कहीं पानी है, जैसे कपड़ों में पानी है या नदी नाले कहीं भी पानी है, जमीन पे पानी है, ये सारा ऊपर की तरफ जाने लगेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ये सब ऊपर की तरफ जाने के बाद ये क्लाउड को फॉर्मेट करेगा, जैसे ही जाएगा ऊपर की तरफ तो क्या होगा, ये आइस पार्टिकल में कन्वर्ट होगा और इससे ये क्लाउड बनेगा और जैसे ये क्लाउड बनेगा तो ये हवा के साथ क्लाउड आगे की तरफ जाएगा जहाँ। अब जब ये जाके जाते 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 बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाते ही रहेगा जब तक ये ठंडा होकर आइस क्रिस्टल में ना देगा। तो एक टाइम जब ये बहुत भारी हो जाएगा तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ आके प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश के रूप में गिरने लगेगा। और प्रेसिपिटेशन कई फॉर्म में हो सकते हैं। एक तो हमने देखा है बारिश के ड्रॉपलेट पानी के फॉर्म में होता है, एक ओले जिसे कहते हैं, और एक कश्मीर जैसे इलाकों में भी हमने देखा है कि जो होता है हल्की हल्की बर्फ गिरती है उसे स्लीट कहते हैं, उस फॉर्म में भी हो सकता है। फिर हम देखते हैं, एक मिनट से, फिर हम देखते हैं कि सीजन और मानसून क्या होता है। तो सीजन और मानसून देखते हैं कि सीजन क्या होता है, जब वेदर एक जगह का चेंज होने लग जाता है तो उसे कहते हैं सीजन। ठीक, इंडिया में कितने प्रकार के सीजन होते हैं, एक तो इंडिया में मेनली 4 प्रकार के सीजन होते हैं। पहला हॉट वेदर सीजन, दूसरा कोल्ड जिसे ठंड कहते हैं, फिर होता है मानसून सीजन और फिर होता है रिट्रीटिंग मानसून सीजन। 4 तरीके के होते हैं। तो पहले देख लेते हैं गर्मी का मौसम यानी हॉट सीजन। हॉट सीजन क्या होता है, नॉर्थ, जब सन जो है नॉर्थवर्ड मूवमेंट करने लगता है तो इससे क्या होता है, वहां पे हीट ज्यादा हो जाती है और हीट ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि उस जगह का जो है गर्मी बढ़ने लगती है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो ऐसा कहाँ पे होता है, कब से कब तक होता है, तो नॉर्थ इंडिया में होता है मार्च से लेकर मई में शुरुआत हो जाती है। मार्च से लेकर मई में गर्मी का सीजन शुरू हो जाता है और फिर ये डिफरेंट डिफरेंट इलाकों में बढ़ता है। टेम्परेचर जो है 42 तक चला जाता है, कहीं कहीं 48 तक चला जाता है, जैसे दिल्ली जैसे एरिया है। तो ये, और हम भारत के हम गर्मी के मौसम के बारे में देखें तो यहाँ पे एक गर्मी में एक हवा चलती है जिसे कहते हैं लू, जो कि बहुत गर्म हवा होती है और ये भारत के गर्म मौसम में चलती है। ठीक, तो अगर हम देखें और इसी में मैंगो सावर नाम की हवा भी चलती है, क्योंकि मैंगो जो होती है वो इस टाइम पकने लग जाते हैं। तो ये कहाँ चलती है मैंगो सावर, केरल और कर्नाटक में। तो हम देखें कि गर्मी का मौसम में ऐसा होता क्या है, जो गर्मी आती है तो इसके लिए एक मिनट, गर्मी के मौसम में तो जैसे देख लेते हैं, एक मिनट एक पेज ले लेते हैं।
तो गर्मी के मौसम में क्या होता है, तो एक जैसे देख लेते हैं कि ये अर्थ है, ये पूरा अर्थ है और ये अर्थ का इक्वेटर लाइन है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन। तो जो अर्थ सन जो होता है, सन की जो रोशनी होती है ना, वो यहीं तक पड़ती है, यहाँ तक, यहाँ से लेके मैक्सिमम जो रोशनी पड़ती है वो यहीं तक पड़ती है। तो जब गर्मी का मौसम आने लगता है तो सन की रोशनी ऊपर की तरफ जाने लगती है, मतलब अपर पार्ट पे पड़ने लगती है, इस इक्वेटर से ऊपर पड़ने लगती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से। और ये लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये है कैंसर और ये है कैप्रिकॉर्न और ये है इक्वेटर जिसे 0 डिग्री कहते हैं। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में है और ये 23.5 डिग्री साउथ में। तो और ये तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो सूरज की है वो कहाँ पड़ती है, इक्वेटर पे पड़ती है। पर जैसे जैसे गर्मी का मौसम आता है मार्च से लेकर जुलाई अगस्त तक, तो जो सूरज की रोशनी डायरेक्टली कहाँ पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के वो पास। और जो भारत है वो कहाँ पे है, तो भारत जो है लगभग यहाँ पे है, इस जगह पे। तो भारत इस जगह पे है कहीं, इस वजह से भारत में जो है गर्मी का मौसम आता है। तो गर्मी के मौसम में होता क्या है, एक बार वो देख लेते हैं। तो ये अर्थ है, तो गर्मी के मौसम में होगा क्या, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो गर्मी के मौसम में जब यहाँ से गर्मी तेजी से पड़ती है तो क्या होगा, तो इसमें हम नीचे देखेंगे तो ये सरफेस है और ये क्या है, ये मान लीजिए कि ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कैंसर और ये इक्वेटर, हमने इस पोर्शन को यहाँ ले लिया। तो इक्वेटर पे क्या होगा कि जो इक्वेटर के बाद का इलाका, ये वाला इलाका, यहाँ पे गर्मी अभी ज्यादा पड़ेगी। तो गर्मी पड़ने की वजह से भारत में क्या होगा, उत्तर भारत में जो यहाँ की एयर है ये भी गर्म होगी। ये एयर गर्म होने के बाद क्या होगा, ये उठेगी ऊपर की तरफ और ये तेजी से ऊपर की तरफ उठेगी, क्योंकि गर्मी तेजी से आती है, 40-42 टेम्परेचर बहुत तेज होता है। तो यहाँ बादल बनेंगे और इस तेजी से जो उठेगी तो ये क्या होगा कि इधर से जो हवा आ रही है ये इसको फिल करेगी तेजी से और ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ही ये प्रोसेस चल रहा है। एक मिनट, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ही ये प्रोसेस चल रहा है कि यहाँ पे गर्मी बढ़ते जाएगी, क्योंकि सूरज की रोशनी आगे बढ़ते जाएगी गर्मी, और ये उठ के बादल बनते जाएंगे, ये आगे बढ़ते जाएंगे और यहाँ पे ये फिल होते जाएंगे हवा, और ये तेजी से जो हवा फिल होती है इसे ही कहते हैं लू, जो चलती है भारत में नॉर्थ में, तो लू। फिर इसके बाद देखें कोल्ड वेदर। तो कोल्ड वेदर कब होता है भारत में, तो नवंबर से शुरू हो जाता है कोल्ड, बिल्कुल ठंड पड़ने लगती है, कब तक, फरवरी तक। और इसमें क्या होता है, टेम्परेचर 24 से 25 एवरेज रहता है, कभी कभी 10 और 15 भी चला जाता है दिल्ली में। और कोल्ड वेदर में भारत में क्या होता है कि बारिश भी पड़ती है वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण। वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्या होता है, तो इसको हम देखते हैं, एक मिनट। तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्या होता है कि जब हम ये देखेंगे, इधर ट्रॉपिक ऑफ, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये कैंसर कैप्रिकॉर्न। तो होता ये है कि विंड्स जो है ये पूरे वर्ल्ड में बहती है, तो इधर जो बहती है ये ईस्टर्ली बहती है नीचे, इस विंड का नाम होता है ईस्टर्ली। ईस्टर्ली बहती है इधर और उधर बहती है वेस्टर्ली, क्योंकि वो वेस्ट से आती है, वेस्टर्ली। ठीक, तो ये ईस्टर्ली और इधर वेस्टर्ली बहती है। तो भारत जब यहाँ होता है और जब ठंड का मौसम होता है तब ये जो ईस्टर्ली जो होती है ना, ये मॉइस्चर हवा लेके भारत के अंदर इस वाले एरिया में एंटर करती है और ये इलाका थोड़ा गर्म होता है। तो ये बादल मैंने बताया था कि ऊपर ठंडे क्रिस्टल आइस से जमे होते हैं, तो ये हवा लेके आती है और यहाँ पे आती है जब, तो ये गर्म टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पे
नीचे की तरफ गिर जाती है और यहाँ पे बारिश पड़ती है भारत में। और ये हम देखेंगे आने वाले चैप्टर में, अभी नहीं, क्योंकि इसमें इतना ही दिया हुआ है। फिर उसके बाद मानसून के बारे में देखें तो मानसून क्या होता है, जब बहुत लो प्रेशर बन जाता है भारत के ऊपर, जब लो प्रेशर बन जाता है। क्यों, कैसे बनता है लो प्रेशर? क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पड़ता है, ज्यादा टेम्परेचर पड़ने की वजह से जो एयर है ऊपर की तरफ उठती है। तो लो प्रेशर बनने की वजह से क्या होता है, जो एयर है वापिस, मतलब जो साउथ से जो ट्रेड विंड आती है, भारत के जो साउथ से ट्रेड विंड आती है ठंडी पानी लेके, जिसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, वो भारत में एंटर कर जाती है। तो इसको देखते हैं डायग्राम से, जैसे ये। तो हुआ क्या कि भारत में गर्मी पड़ने लगी खूब तेज। गर्मी पड़ने की वजह से यहाँ जितने भी देखेंगे इस जगह जो एयर है वो गर्म होगी और ऊपर की तरफ उठेगी, और ऊपर की तरफ उठेगी तो पीछे से जो ट्रेड विंड आती है, ट्रेड विंड भी हम देखेंगे आगे, ट्रेड विंड आती है वो यहाँ तुरंत आने लगेगी, क्योंकि नीचे जगह खाली होगी। ये आती है, इनके साथ क्या होता है, खूब सारा पानी होता है, खूब सारा मॉइस्चर होता है। ये मॉइस्चर आता कहाँ से? तो ये आता है, ये जो नीचे समुद्र दिख रहा है, इंडियन ओशन, यहाँ से। तो ये खूब सारा मॉइस्चर लेके बैठी रहती है और ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर ठंडी हो जाती है। जैसे उन्हें दिखता है कि यहाँ पे गर्मी की वजह से हवा ऊपर जा रही है, तो ये तुरंत यहाँ पे आ जाती है, और इसे ही कहते हैं मानसून। वही मानसून दूसरा जो होता है रिट्रीट, पहले ये आएगी यहाँ पे आके, फिर ये इस तरीके से आपको दिखा रखा है एक मिनट, ये जो काले काले डायग्राम है, ऐसे आती है, एक लेयर ऐसे आती है, फिर एक यहाँ से आती है, फिर एक यहाँ से आती है मानसून, ऐसे ऐसे ही आती है हर जगह जाके। फिर लास्ट में क्या होता है, ये ऐसे आके यहाँ से वापस घूमने लगती है। पहले ये ऐसे आएंगी, फिर घूमने लगेंगी और घूम के वापस चली जाएंगी। तो ये आ रही है, इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि मानसून विंड आ रही है। अब इस नेक्स्ट डायग्राम में ये मानसून विंड जा रही है, तो ये अब जाने लगती है, वापस यहाँ से घूम के जाने लगती है। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये यहाँ पे सारा बारिश जब कर चुकी है, तो ये हवा खुद भी गर्म हो चुकी है, और खुद गर्म हो गई है, तब ये भी उठ के ऊपर जा रही है। तो इसकी जगह ठंडी हवा लेने लगती है यहाँ की, क्योंकि यहाँ ठंड आ चुकी होती है। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जैसी बारिश कर दी, इसके बाद इस रीजन में ठंड आ गई, तो ठंड आने की वजह से क्या हो गया, नीचे का सरफेस जो है ठंडा हो गया, और ये हवा खुद अब गर्म हो गई, तो ये अब चली जाएगी। इसमें हम ये देखेंगे एक मिनट कि कुछ चीजें देखते हैं। दो ब्रांच से आती है इंडियन पेनिनसुला में मानसून, जो दो ब्रांच से आती है। किस ब्रांच से? तो एक तो इधर देखेंगे हमारे अरेबियन सी, यहाँ से एंटर करेंगी, और दूसरा है बे ऑफ बंगाल से, तो ये यहाँ से इस तरफ से एक यहाँ से भी एंटर करेगी, और इधर से अरेबियन सी की तरफ से भी एंटर करेगी। तो दो ब्रांच हो गई। तो दो ब्रांच से आती है। अरेबियन ब्रांच जो है ये 10 जून को मुंबई में पहुंच जाती है, मतलब जून के आसपास अरेबियन ब्रांच की बारिश पहुंच जाती है, और वेस्टर्न घाट से होते हुए जाती है। वेस्टर्न घाट में कई पहाड़ होते हैं, तो मानसून क्या होती है, वहीं पर बारिश कर देती है। तो ये भी देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, एक मिनट इसे मिटा दें। तो होता है कि जब एक तो इस तरफ से आती है, तो जब इस तरफ से मानसून आती है, तो ये पूरे एरिया में वेस्टर्न घाट, इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट एरिया। तो यहाँ पे माउंटेन्स है, इन माउंटेन्स की वजह से क्या होता है कि बादल टकराते हैं और यहीं पे बरसात हो जाती है। तो वेस्टर्न घाट का जो पूरा इलाका है बहुत हरा भरा है, बहुत ज्यादा यहाँ पे जंगल है और नेशनल पार्क है, और जो फिर रीजन बचता है फिर ये आगे बढ़ने लगते हैं बादल, जहां जहां पहाड़ होते हैं वहां बारिश करके फिर आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये होता है वेस्टर्न घाट में। फिर इसके बाद यही लिखा है कि हैवी रेन्स अकर होता है विंडवर्ड साइड और साइड। विंडवर्ड साइड क्या होता है, कोई माउंटेन अगर है तो जिस तरफ बारिश होती है उसे कहते हैं विंडवर्ड साइड। अब जब यहाँ बारिश हो गई तब ये बादलों के पास पानी ले रहा, तो इस जो दूसरा साइड है जहाँ बारिश नहीं करेगा, क्योंकि बारिश तो ऑलरेडी कर दिया उसने पहाड़ के इस तरफ। एक मिनट दोबारा देखते हैं, जैसे ये अगर वेस्टर्न घाट है, यहाँ पहाड़ है, तो आके बादल जब टकराएंगे यहाँ बारिश तो कर देंगे, इसके बाद बादलों के पास पानी नहीं रहेगा, तो इस वाली साइड को तो कहते हैं विंडवर्ड साइड, जिधर से विंड आई है अब बारिश करके गई, और अदर साइड को कहेंगे लीवर्ड साइड। ठीक, तो फिर उसके बाद इसमें दिए गए डेटा, ये तो
कि दिल्ली 29 जून को रिसीव कर लेता है बारिश और राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। क्यों? वही रीजन, क्योंकि सारी बारिश तो यहाँ पे जो पहाड़ पर्वत है उस पे चले जाते हैं। फिर रिट्रीटिंग के बारे में और एक और इम्पोर्टेंट है कि मौसिन राम जो है खासी मिजोरम में और चेरापूंजी यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, रिकॉर्ड जो किया है। अब मानसून का हम डायग्राम देख लेते हैं। तो ये डायग्राम है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मानसून आ रही है। तो इस जगह मानसून आ रही है, तो कब आती है, ये भारत है, इधर से पानी लेके ये इस तरफ से आ रही है, ऐसे इधर से आएगी मानसून, और जहां जहां यहाँ पर्वत पहाड़ होंगे वहां पे रुक के, वहां पे तो बारिश हो ही जाएगी टकराने की वजह से, और यहाँ पे करके अब मानसून यहाँ दूसरे फोटो में देखेंगे तो यहाँ से मानसून जो वापिस चली जाएगी। क्योंकि यहाँ पे ठंड हो गई, तो ठंड की वजह से क्या होगा, ये ड्राई विंड, ये बारिश तो कर चुकी है, तब ये ड्राई हो गई तो ये वापस चली जाएगी। नेक्स्ट जो है, ये इसका डेटा दिया हुआ है कि कहाँ कितनी बारिश होती है। फिर बे ऑफ बंगाल में कैसे होती है, वही सेम तरीका है बे ऑफ बंगाल का भी। रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है, जो हमने देखा कि जब वापस जाती है इधर से, एक मिनट, जब यहाँ से वापस जाती है मानसून, तो कुछ इलाके जो होते हैं आते टाइम वो शैडो जोन बन जाते हैं, मतलब उधर से बादल गुजरती नहीं, तो इधर से आती है तो इधर से आ जाती है, वो वापस जा ही नहीं पाती। जैसे कि तमिलनाडु का एरिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ बहुत सारे, तो यहाँ पे बादल आ ही नहीं पाते। पर जब ये वापस जाते हैं, सूख जाते हैं, पानी नहीं होता इन बादलों में, लेकिन हल्का फुल्का पानी होता है, क्योंकि ये इधर से जब घूमते हैं ना तो बे ऑफ बंगाल से कुछ पानी ले लेते हैं। तो जब ये जाते हैं तो ये तमिलनाडु वाले जैसे रीजन हो गए, यहाँ पे बारिश करते हुए जाते हैं, और वो भी बहुत तेज। तो इसको कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून, क्योंकि उनके लिए वो मानसून ही होगा, बहुत ज्यादा बारिश करके जाते हैं। तो रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है, जब मानसून लास्ट में जाने लगता है अक्टूबर नवंबर में वापस, तो होता है कि वो कुछ इलाकों में बारिश करते हुए जाता है, तो उसे कहते हैं रिट्रीट ऑफ मानसून। जब ये कब होता है, जब मानसून विड्रॉ करने लगता है नॉर्थ ईस्ट नॉर्दर्न प्लेन से, ठीक। और कहाँ कहाँ पे ये बारिश होती है, तो ये बारिश ज्यादातर होती है बे ऑफ बंगाल रीजन में, क्योंकि वहीं से पानी उठाता है उससे, और अंडमान में भी बारिश करता है, तमिलनाडु में भी बारिश करता है। तो इसमें फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है क्लाइमेट चेंज। इसको हम देखते हैं यहाँ पे, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इशू है जो आज हमारा पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है। ये क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, लॉन्ग टर्म चेंज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर। तो अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में जब लॉन्ग टर्म चेंज हो जाता है तो उसे कहते हैं क्लाइमेट चेंज। कि पहले अगर जून के महीने में टेम्परेचर अगर पहले 1800 कुछ में या 1700 कुछ में सिर्फ 35 डिग्री पड़ती थी, तो आज जून के महीने में वो 42 डिग्री पड़ती है। तो क्या हुआ कि 60 डिग्री चेंज हुआ है, तो इसे ही कहेंगे हम क्लाइमेट चेंज। तो एक दिन को नहीं, इसमें जब हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या चेंज हुआ तो उसे कहते हैं क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज मेनली क्यों हो रहा है, तो मेनली हो रहा है ह्यूमन की एक्टिविटी से। क्यों, क्योंकि हम लोग खूब सारा तेल जलाते हैं। तेल किसमें, गाड़ियों में तेल जलता है, हवाई जहाज, सब चीज चलाने में तेल लगता है। तो इस तेल जो जलता है उससे क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, मीथेन रिलीज होती है, और ये सब क्या है, ये है ग्रीन हाउस गैस। अब ये ग्रीन हाउस गैस करते क्या है, जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं, जैसे ये अर्थ टेम्परेचर सरफेस है और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, तो इसमें जो ग्रीन हाउस गैस होंगे ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर, ये ऐसे रहेंगे। जब सन की रेज आएगी तो ये उसे कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे ऐसे, उसे नहीं सोखेंगे, और सन की रेज आके यहाँ क्या करेगी, टकराएगी अर्थ में, और ये अर्थ से जब वापस जा रही होगी तो ये ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं, इस टेम्परेचर को अपने अंदर सोख लेते हैं और गर्म हो जाते हैं, ठीक। तो ये जब अर्थ की रेज आती है तो उसको जब जाती है, जिसे टेरिटोरियल रेज भी कहते हैं, इसको ये लोग सोख लेते हैं ग्रीन हाउस गैस। इससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है अर्थ का, क्योंकि ये सोख लेते हैं उस गर्मी को, और इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ठीक। तो ये रीजन है, और ये क्यों हो रहा है, मेनली हो रहा है ये इंसानों की वजह से। इंसान जो
फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं उससे, और डिफॉरेस्टेशन करें। तो डिफॉरेस्टेशन का क्या रूल है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम गैस जला रहे हैं या फ्यूल जला रहे हैं उससे जो निकलती है, वही कार्बन डाइऑक्साइड अगर चाहे तो पेड़ पौधे सांस के रूप में लेके ऑक्सीजन छोड़ दें, लेकिन क्योंकि पेड़ पौधे भी कम हो रहे हैं तो अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन शोषित करेगा, शोषण मतलब उसको कौन उसको कम करेगा, तो पेड़ पौधे करते थे वो भी अब खत्म हो गए। इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहा है, और ग्रीन हाउस गैस ट्रैप करती है टेम्परेचर को, सूरज से आने वाली टेम्परेचर जो होती है, इसलिए अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। कॉज क्या है क्लाइमेट चेंज का, तो पता है कि फॉसिल फ्यूल जो हम जला रहे हैं वो डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधे को काटना, क्योंकि पेड़ पौधे जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं CO2 को, लेकिन अब कौन करेगा। इंडस्ट्री में फ्यूल बह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है इंडस्ट्री से, उससे भी एग्रीकल्चर जो जब हम करते हैं तो उससे मीथेन गैस निकलती है, तो वो भी ग्रीन हाउस गैस है, उससे भी और वेस्ट जो हो गया या ओवर कंजम्पशन हो गया उससे भी ग्रीन हाउस गैस निकलती है, क्योंकि उसमें एनर्जी फूकती है। और इससे होता क्या है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि आइस मेल्ट हो जाएगी, आइस मेल्ट होगा तो क्या होगा, आइस कौन सी, जो पोलर रीजन पे जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, क्योंकि वहां का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे हम देखें कि ये अगर अर्थ है तो ये पोलर रीजन है, ये पोलर रीजन जो थे यहाँ का टेम्परेचर 1700 कुछ में मान लेते हैं कि -15 था, तो आज यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 1 या 2 डिग्री रह गया पॉजिटिव, तो कितना बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इस वजह से क्या होगा, आइस जो है मेल्ट होने लग जाएगी, और जैसे जैसे ये आइस मेल्ट होगी तो समुद्र का लेवल भी बढ़ेगा, सी लेवल जो है ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वेदर होगा। जितना सी लेवल बढ़ेगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, जितना ज्यादा पानी आते जाएगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा तो इवेपोरेशन होके वहीं ऊपर जाएगा, ऊपर ज्यादा बादल बनेंगे, ज्यादा बादल बनेंगे ज्यादा बारिश होगी, ज्यादा बारिश होगी तो स्टॉर्म्स आएंगे, ज्यादा बाढ़ आएगी, कहीं पे ज्यादा सूखा पड़ेगा, तो सब चीज गड़बड़ हो जाएगी। फिर देखते हैं अगला, हमने ये देखा एक मिनट, तो क्लाइमेट चेंज देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो क्लाइमेट चेंज से क्या होता है, आइस जो होती है मेल्ट होती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, पोल्स पे जो होती है आइस मेल्ट होती है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट हो जाती है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन होगा, क्लाइमेट चेंज जब होगा तो एक्सट्रीम वेदर होंगे, कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी होगी, कहीं बहुत ज्यादा बाढ़ आएगी, कहीं बहुत ज्यादा सूखा पड़ेगा। एयर पोल्यूशन ये भी इसका रीजन है क्लाइमेट चेंज का। सॉल्यूशन क्या है, तो हम सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर जाएं। सस्टेनेबल फ्यूचर क्या होता है, तो वो हम देखते हैं, जैसे कि हम सोलर पैनल मतलब हम वो चीज यूज करें जो नेचर ने दे रखी है, जो कभी खत्म ना हो, जैसे कि सूरज की रोशनी है तो हम उसी से इलेक्ट्रिक बनाएं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, ये सब। फिर उसके बाद देखते हैं कि फ्लड क्या होता है। तो फ्लड क्या होता है, इसे कहते हैं बाढ़ हिंदी में। तो बाढ़ क्या होती है, जब बहुत ज्यादा, फ्लड क्या होता है, बहुत ज्यादा जब पानी जो होता है रेन के द्वारा या नदियों के द्वारा ओवरफ्लो कर दिया जाता है, बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, उसे कहते हैं फ्लड, बाढ़। तो कैसे आ सकता है, साइक्लोन कभी आ गया उससे भी आ जाएगा, सुनामी अगर समुद्र के नीचे आई उससे भी बाढ़ आ सकती है, या ग्लेशियर बहुत ज्यादा पिघल गए उससे भी आती है, सी टाइड की वजह से आती है। तो यह है बाढ़। बाढ़ मतलब अचानक से तेजी से पानी का ओवरफ्लो हो जाना बहुत ज्यादा, उसे कहते हैं बाढ़। ठीक, तो बाढ़ के कई रीजन हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है बाढ़ के लिए वार्निंग अगर देखें तो भारत में सेंट्रल वाटर कमीशन जो है इसने 132 फोरकास्टिंग स्टेशन लगाए कंट्री में, जो कवर करते हैं ऑलमोस्ट सारे जहां पे भी बाढ़ वाले एरिया वहां पे, और 6000 से ज्यादा फोरकास्ट जो है आज तक कर दिए गए। तो ये बताते हैं कि बाढ़ कहाँ आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि जैसे ही नदियों में पानी बढ़ने लगता है ये बताने लगते हैं कि यहाँ बाढ़ आने वाला है। बाढ़ से होता क्या है, तो बाढ़ से होते पैनिक होते हैं, लोग पैनिक हो जाते हैं, डिजीज होते हैं क्योंकि कई जगह बाढ़ आती है तो फिर वहां पे बहुत दिन पानी जमा रहता है, उससे मच्छर होते हैं या अलग कोई वायरस बैक्टीरिया उसमें पलते, मलेरिया हो जाता है, डायरिया हो जाता है क्योंकि गंदा पानी होता है। फिजिकल डैमेज होता है, जैसे फसल है वो खराब हो जाती है, लोग बीमार हो जाते हैं, वो भी डैमेज होता है। सॉइल जो है वो भी इरोजन होता है क्योंकि अगर समुद्र का
समुंदर में अगर ज्यादा बाढ़ आ गई, समुंदर से बाढ़ आई, मतलब समुंदर का पानी ज्यादा घुस गया, तो उससे क्या होगा, समुंदर का पानी खारा होता है, वो मिट्टी को खराब कर देता है। तो उसे कम करने के लिए क्या है, मैपिंग, उस एरिया को नापा जाए जहाँ पे बाढ़ आती है, और फिर उससे उसमें बनाया जाए कि कैसे यहाँ पे काम करना है, लैंड का सही यूज करना चाहिए, और फ्लड फोरकास्टिंग और वार्निंग प्रोवाइड करनी चाहिए, ये सब है। फिर है कार्बन फुटप्रिंट। क्या होता है, तो जब हम ह्यूमन जो एक्टिविटी करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस निकलती है एटमॉस्फेयर में। तो इस गैस को कैसे नापा जाए कि कौन कितना गैस खर्च कर रहा है, उसी को कहते हैं कार्बन फुटप्रिंटिंग। ठीक, उसी को कहते हैं कार्बन फुटप्रिंटिंग की ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे, ग्रीन हाउस गैस रिलीज कर रहे हैं, इसका क्या असर पड़ रहा है हमारे क्लाइमेट पे, उसको कहते हैं कार्बन फुटप्रिंटिंग। तो इंग्लिश में देखते हैं कि एक कार्बन फुटप्रिंट इज ए टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है उसे कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। और ये यूजुअली किस में नापी जाती है, तो ये नापी जाती है एक टन में, कितने टन हमने रिलीज किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू सिविल्स एग्जाम। थैंक यू।